हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच घर में स्वागत करते हैं। आइए आज एक और हम नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खास करके एसएससी एग्ज़ाम के लिए जिसमें एसएससी जीडी में भर्ती होती है उसके लिए हम आप लोग के लिए लाए हैं मिशन एसएससी जीडी 2021। हमें 2021 के लिए आपको बता दें कि 2021 में एसएससी जीडी का न्यू वैकेंसी आने वाली है, जो कि आप लोग को सभी को पता ही होगा कि मार्च महीने में इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग को इसी के रिगार्डिंग आप लोग को एसएससी जीडी के लिए हम 2021 में सोच रहे हैं कि कुछ आप लोग के लिए अच्छा करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए 2021 में। जिन बच्चों को 2018 के एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया है और जो बच्चे नए हैं 2021 में फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके जीएस का। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोग को बता दें कि जो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 80 से 85% तक पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हम आपको सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के करवाएंगे, जिसमें हम आपका मैथ भी देखेंगे, रीजनिंग, जिसमें हम आपको बता दें कि उसमें हम मैथ्स भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे और बताएंगे। और आप लोग को हिंदी, और हिंदी में एक होता है इसमें इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश को एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है जीके और जीएस का। तो ये सभी में 25-25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी होते हैं 25। तो आप लोग को बता दें कि हम सभी आपका टॉपिक A to Z करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स का फर्स्ट में। तो आप लोग का आज हम जीके 25 क्वेश्चंस का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ, यानी इस जो हम वीडियो पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, तो टेलीग्राम पे जाकर टीचगर पीडीएफ जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको ये वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। फर्स्ट जीके जीएस में जो पेपर सेकंड होती है सामान्य जानकारी, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जीके जीएस में 25 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं और 25 होता है। तो ये हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले एग्जामों के लिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदि रेखाएं आदि रेखाएं कहाँ से होकर गुजरती है। एक रेखा होती है आदि रेखा, ठीक, वह कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से होकर आदि रेखाएं गुजरती है। अब रेखाएं आ गई तो रेखा में हमको बता देते हैं कि एक होती है अक्षांश रेखा, होता है एक देशांतर रेखा, फिर होती है विषुवत रेखा और एक, ठीक। तो इसके बारे में हम बताएं तो आपको बता दें कि अक्षांश रेखा है जो कि यह ग्लोब पर एक अक्षांश रेखा होती है, ठीक। ये ग्लोब पर आपको पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा होती है जो अक्षांश रेखा होती है। ग्लोब एक होता है, उस पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक रेखा होती है, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, इस रेखा को काल्पनिक रेखा भी कहा जाता है। आगे देखें तो देशांतर रेखा के बारे में बता दें आपको। तो देशांतर रेखा आपको है जो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली ये भी एक काल्पनिक रेखा है। और विषुवत रेखा के बारे में बता दें तो यह पृथ्वी का वह स्थिति है जहाँ सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती है, वो होता है विषुवत रेखा या सर्वत। यहाँ पे हमेशा, यानी विषुवत रेखा पे हमेशा दिन और रात बराबर होता है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें हम इतने सारे क्वेश्चंस जाने, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों यानी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रसायन प्रयुक्त किया जाता है। मैंने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रसायन का प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों की सुरक्षा रखने के लिए किया जाता है।
इसमें हम आपको बता दें तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग तो किया जाता है खाद्य पदार्थ की सुरक्षा रखने के लिए, और इस ऐसे पदार्थ खाने के सड़ने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, इससे कोई खाद्य पदार्थ है नहीं सड़े, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इन्हें परीक्षण में भी प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ सड़ते हैं उनके परीक्षण में भी इसे प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण बता दें तो सिरका 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 एक इसका एक उदाहरण है। आगे देखें तो जूस, पेय पदार्थ और सुरक्षित रखने हेतु जूस होता है और पेय पदार्थ जो पीने वाले होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं और फार्मिक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। एक होता है सुहागा, उसको हम क्या कहते हैं, बोरेक्स। इसका प्रयोग कहाँ होता है तो बोरेक्स का प्रयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। यहाँ सुहागा है, बोरेक्स का प्रयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बन सकती है। तो कौन सी अम्ल वर्षा है जो एसिड रेन का कारण बन सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा आपका SO2। SO2 है ना जो कि एसिड रेन करा सकती है। निम्नलिखित गैसों का अम्ल वर्षा एसिड रेन कौन सी कराती है तो SO2 के द्वारा आपका अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं तो अम्ल वर्षा का कारण SO2 और एक होता है NO2, ये दोनों के कारण अम्ल वर्षा होती है। ठीक, इसे हम SO2 को बोलते हैं, SO2 को हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, और SO3 एक होता है SO3 को हम बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक, और NO को बोलते हैं, जैसे देखिए SO एक 3 होता है तो SO3 को हम बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड, और एक NO होता है इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यह वातावरणीय के जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। यह SO3, NO और SO2 ये होता है ना जो वातावरणीय जो जल होती है उसको क्रिया करके यह सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। ठीक, जो वर्षा जल के साथ ये अम्लीय पृथ्वी पर आ जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा हेतु जिम्मेदार दो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं, वो है SO2 और NO2। ठीक, सबसे ज़्यादा SO2 और NO2 जिम्मेदार हैं अम्ल वर्षा के। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ में होती है तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा आपको पानी में होगी। पानी में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके बारे में बताएं तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है, अथवा यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान यानी पदार्थ का 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर उसका 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम बढ़ा देंगे तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की जो इसमें जो ऊष्मा होगी वही ऊष्मा हम आपको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे। और आपको बता दें विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ठीक, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक। और आगे इसके और बारे में बताएं तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी यानी 1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना कब हुई थी तो इसका स्थापना हुआ था आपका WHO की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ठीक, WHO की स्थापना कब हुई थी 1948 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, WHO की स्थापना कब हुई थी तो बता दें कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था।
इसका मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। ठीक, और इसके बारे में और कुछ बताएं तो इस WHO की भूमिका विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करने के लिए होता है WHO का। और इसके बारे में बता दें तो इसमें एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये भी याद कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? शरीर का आंतरिक यानी भीतरी अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। अब इसके में बता दें कि एंडोस्कोपी क्या है। तो शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण करने वाला एक उपकरण है एंडोस्कोपी। इसके द्वारा हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ठीक, अब माइक्रोस्कोप के बारे में बताएं तो माइक्रोस्कोप क्या है? तो यह छोटे वस्तुओं को अवधारित करके बड़ा करके देता है ये माइक्रोस्कोप। और फिर जिस कोई भी वस्तुओं को आंखों से देखा नहीं जाता है उन्हें यह उपकरण से देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, यहाँ कार्डियोग्राम के बारे में देखें तो कार्डियोग्राम इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। ठीक, इसे ECG भी कहते हैं। ECG भी कहते हैं। आगे चलते हैं तो आगे इसमें और ऑप्शन में है स्टेरियोस्कोप। स्टेरियोस्कोप क्या है? तो ये ध्वनि से संबंधित स्टेरियोस्कोप है। स्टेरियोस्कोप किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चर्चित किताब हेमलेट किनके द्वारा लिखी गई थी? तो चर्चित किताब हेमलेट आपको लिखा गया था आर्थर कॉस्टलर के द्वारा। आर्थर कॉस्टलर के द्वारा। सॉरी, इसका ये आंसर वो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगी। ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा हेमलेट किताब का लिखा गया था। हेमलेट किताब किनके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। चलिए, विलियम शेक्सपियर के द्वारा हेमलेट किताब का लिखा गया था। आगे देखें तो इनके बारे में, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी ये किताब। और इसके बाद देखें तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या किए थे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने मैन एंड सुपरमैन, एप्पल कार्ट, अमर्स एंड द मैन आदि इन्होंने भी किताबों की रचना की थी। ठीक, और शेक्सपियर किन्हें कहा जाता है? शेक्सपियर के बारे में बताएं तो शेक्सपियर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और आगे बताते हैं तो आर्थर कॉस्टलर के बारे में बताएं तो आर्थर कॉस्टलर एक डार्कनेस एट नून थे। कहाँ के थे? डार्कनेस एट नून थे। और शेक्सपियर की रचना के बारे में बताएं। शेक्सपियर की रचना रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, एजुअल लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कांच आदि इसकी शेक्सपियर की रचना थी। शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे? तो शेक्सपियर आपको बता दें कि शेक्सपियर आपको ब्रिटेन के निवासी थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध हो जाएगा आपका विश्व बैडमिंटन से उबेर कप का संबंधित है। उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन किससे? विश्व बैडमिंटन पुरुष से नहीं, विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है उबेर कप। विश्व बैडमिंटन महिला, उबेर कप किससे संबंधित है? तो विश्व बैडमिंटन से, लेकिन इसमें महिला विश्व बैडमिंटन से संबंधित है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ देखें तो उबेर कप का संबंध विश्व बैडमिंटन महिला से है। और विश्व बैडमिंटन पुरुष जो कि यहाँ दिया हुआ है, इसका संबंध इसमें कौन कौन से कप होते हैं विश्व बैडमिंटन पुरुष में? तो इसको हम बता दें कि आप लोग को इसमें होता है नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप और थॉमस कप। ये सभी पुरुष से संबंधित हैं।
आगे देखें तो विश्व टेबल टेनिस महिला के बारे में देखें तो विश्व टेबल टेनिस महिला, इसमें आपको होता है जय लक्ष्मी कप। जय लक्ष्मी कप ये भी याद रखिएगा। जय लक्ष्मी कप किससे संबंधित है? तो विश्व टेबल टेनिस महिला से संबंधित है। उसके बाद देखें विश्व टेबल टेनिस पुरुष का कौन सा होता है? तो बर्नवेले कप। बर्नवेले कप आपको विश्व टेबल टेनिस पुरुष से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहरों से। मोहरों से सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत प्राप्त होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है कौटिल्य। ठीक, आगे देख इसके बारे में कुछ देखें तो आप लोग को बता दें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय से जीवक ने शिक्षा भी ग्रहण की थी। जीवक एक थे प्रसिद्ध उपन्यासकार, वे थे जीवक ने ही तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण ली थी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो आपको बता दें कि गुरु तेग बहादुर सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। तो किस सिख गुरु को दिया था मृत्यु दंड? तो इसका आंसर होगा आपका गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ बताएं तो गुरु तेग बहादुर कहाँ गए? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में बताएं तो गुरु तेग बहादुर के औरंगजेब ने हत्या की थी। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने हत्या किया था, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने। और उसके बारे में बताएं तो गुरु गोविंद सिंह आपके अंतिम सिख गुरु थे, यानी सिख गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम गुरु थे। वे एक 10वें गुरु के अंतिम गुरु थे, सिख गुरु के गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने, यहाँ गोविंद होगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण कौन लिखे थे? तो इसका आंसर होगा आपका गुलबदन बेगम ने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखी थी। इसके बारे में देखें तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन तथा बाबर की पुत्री, जो हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा में रचना की थी। यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा रचना की थी। ठीक, आगे चलें, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा का निषेध किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का निषेध किया गया था। सती प्रथा के बारे में बताएं तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। यानी सती प्रथा का अंत किनके सहयोग से किया गया था? तो राजा राम मोहन के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश में पहली बार कृषि कैबिनेट गठन करने वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में देश में पहली बार कृषि कैबिनेट गठन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कृषि कैबिनेट गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें कि कृषि कैबिनेट गठन करने वाला पहला राज्य है आपका बिहार। बिहार आपको कृषि कैबिनेट गठन करने वाला पहला राज्य है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011-12 के अग्रामी अनुमान के मुताबिक बिहार का विकास दर कितना फीसदी रही थी? 2011-12 के अग्रिम अनुमान के अनुसार बिहार का विकास दर कितना फीसदी रहा था? तो बिहार का विकास दर रहा था आपको
13.13% रहा था। ठीक, 13.1% रहा था, 13% रहा था 2011-12 के अग्रमी अनुमान के अनुसार, यानी 2011-12 के जनगणना के अनुसार। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने बांग्लादेश को कितने मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2050 मेगावाट की बिजली पैदा करने का आपूर्ति करने का समझौता किया है। किससे? बांग्लादेश से। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी ने किस टीम को हराकर लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? तो भारतीय पुरुष हॉकी कौन सा था जिसने हराकर लंदन के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था? किसे हराकर? तो आपको बता दें, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस को हराकर। भारत ने फ्रांस को हराकर लंदन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुमार राजा त्यागराजा को 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म को इंदिरा गांधी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला देखते हैं। आगे क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव आपको पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। कब? 1929 ईस्वी में। इसके बारे में देखें तो 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। 1929 ईस्वी में आपको हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी हुआ था 1929 ईस्वी में ही। उसके बाद बताएं 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 ईस्वी में। ठीक, और 1947 ईस्वी में उस समय स्वतंत्रता हुई थी, भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की संस्थापक किए थे, यानी उसका किए थे संस्थान। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है, इसमें मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1940 ईस्वी में मांग किए थे। इसके बारे में देखें तो 1905 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1917 ईस्वी में तो चंपारण आंदोलन हुआ था। 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग हुई थी और 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, किसके लिए? तो ये पहली बार बनाया गया था अछूतों के लिए पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। कब? 1932 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किए थे?
तो इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किए थे CR दास ने। CR दास ने इसकी घोषणा की थी कि स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैना लाल किदवई। नैना लाल किदवई ने फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। फिक्की का फुल फॉर्म देखें तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है फिक्की का फुल फॉर्म। ठीक है, फिक्की की पहला महिला अध्यक्ष नैना लाल किदवई बनी थी कब? 2012 में। ये भी याद रखिएगा, 2012 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे 1916 में। गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। इसमें देखें तो 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ था। मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई थी 1917 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1915 ईस्वी में हिंदू सभा की स्थापना हुआ था। मदन मोहन मालवीय के समकालीन में हिंदू सभा का स्थापना हुआ था। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो लगभग इतना ही था, क्वेश्चन था। तो आप लोग का इसमें हम 25 क्वेश्चंस का डिस्कस किए, जो कि आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप लोग के दोस्त का भी पता चले कि इसमें कि आप कैसा तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।